अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। फ़ौज न्यूट्रल हो गई है। एक बार फिर ऐलान कर दिया गया है और कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम होती है, उससे इदारे का कोई ताल्लुक़ नहीं है। सियासतदान आपस में निबड़ लें। एक ये ख़बर है, बड़ी ख़बर है आज की, और उसके अलावा दो इम्पॉर्टेंट ख़बरें मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं थे? शहबाज शरीफ साहब की कमर दर्द कहीं तहरीक अदम एतमाद की तहरीक की कमर तो नहीं तोड़ देगी, एक ये इशू है। और एक अफसोसनाक सानहा हुआ है पाकिस्तान के साथ, बड़ा सानहा हुआ है। पेशावर में धमाका हुआ है, एक मस्जिद के अंदर इबादत करने वालों को निशाना बनाया गया है। और आगाज़ मैं करूँगा धमाके से, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ पाकिस्तान में। पाकिस्तान कई दहाइयों से दहशतगर्दी के निशाने पर है, और जब से पाकिस्तान वो जो अफ़गान जिहाद था तब उसमें पाकिस्तान उसका हिस्सा बना। और उस वक्त जो अफ़गानिस्तान का जिहाद था वो पाकिस्तान के अंदर लोगों को तैयार करके लड़ा गया, और उसके बाद फिर पाकिस्तान में फ़िरके वारियत भी हुई। उससे पहले हल्की फुल्की थी, लेकिन वो पैटर्नाइज हुई, और फिर दहशतगर्दी। और फिर मुशर्रफ के ज़माने में जो हमने देखा कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क किस तरह जल रहा था, और फिर पीपल्स पार्टी का जब दौर आया और उसमें किन किन हालात से पाकिस्तान को गुज़रना पड़ा था। जब सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, जब हुकूमतों का फोकस किसी और तरफ होता है, जिस तरह मुशर्रफ के ज़माने में था। मुशर्रफ का पूरा फोकस क्या था? मुशर्रफ का पूरा फोकस था कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज़ शरीफ को सियासत से बाहर रखना है। उसके लिए मुशर्रफ इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ भी डबल गेम खेला करते थे। उसके लिए मुशर्रफ पाकिस्तान के अंदर भी इदारों को इस्तेमाल करते थे, सियासी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ तरह तरह इस्तेमाल करते थे। आज जब ये धमाका हुआ पेशावर वाला, जिसमें कई कीमती जानें गई हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मुझे याद आ गया लाहौर में मुशर्रफ के ज़माने में मस्जिद शिया कश्मीरियाँ, ये मोची गेट, वहाँ पर धमाका हुआ था। और जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, लाहौर का पहला खुदकश धमाका था वो। तो उस तर्ज का ये हमला था। तो जब जब पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम आता है तो दूसरी क़ुव्वतें मुतहरिक हो जाती हैं। आज पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम के एक बड़े बहरान से गुज़र रहा है, बहुत बड़े बहरान से। जो बहरान मुशर्रफ ने पाकिस्तान को अपने आखिरी दिनों में दिए थे, वो वज़ीर आज़म इमरान खान के तीसरे साल में है। आप देखें सियासी तौर पर जो हालात हैं, मुआशी तौर पर जो हालात हैं, अमन अमान की सूरत लाहौर कराची तो अमन अमान के हवाले से बदनाम है ही। वहाँ पर हालात कुछ और होते हैं हमेशा, दूसरे शहरों से मुल्क के ज़्यादा अपना अमन अमान की सूरत वहाँ ख़राब रहती है। लाहौर की रिपोर्टें आती हैं 48 घंटों में 300 वारदातें होती हैं, रेज़नी की, चोरी की, डकैतियों की, लाहौर की। तो बिल्कुल वही जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में था, और हालात भी उसी तरह पैदा हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च अभी वस्ती पंजाब में, आज जब मेरा आप व्लॉग सुनेंगे तो दाखिल हो चुका होगा या होगा चीजा वतनी से। बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च को सिंध में भरपूर पजीराई मिली, जनूबी पंजाब में उससे ज़्यादा पजीराई मिली। अब वस्ती पंजाब में वो लॉन्ग मार्च दाखिल जिस दिन होना है उस दिन धमाका हो जाता है। जिस दिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का रावलपिंडी में 24 साल के बाद क्रिकेट सीरीज़ का आगाज़ होता है, 24 साल के बाद, 1998 में ऑस्ट्रेलिया आया था पाकिस्तान, तो 24 साल, और 2009 के बाद तो पाकिस्तान की तरफ टीमों ने आना ही बंद कर दिया ना। तो 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सरजमीन पे मैच खेलने आया, रावलपिंडी में पहला मैच, और पड़ोस में बिल्कुल 3 घंटे की ड्राइव पे पेशावर में इतना बड़ा सान्या हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें सियासी अदम इस्तेहकाम का एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं नतीजा हैं। और ख़ास तौर पर ऐसी हुकूमत जो बग़ैर किसी मनसूबाबंदी के, बग़ैर किसी प्लानिंग के ऐलान कर देती है जी सीज़ फायर कर दिया है। जब सीज़ फायर आप करते हो तो फिर जो हुकूमत तो अपनी जगह होती है, हुकूमत रियासती इदारे तो मुनज़्ज़म ही होते हैं, लेकिन वो जो रियासत के ख़िलाफ़ लड़ने वाली क़ुव्वतें होती हैं वो सीज़ फायर में अपने आप को मुतहरिक मुनज़्ज़म करती हैं और अपना नेटवर्क बढ़ाती हैं। तो ज़ाहिर है 1 माह का जो था वो सीज़ फायर, उसमें फ़ायदा तो किसी ना किसी ने लिया होगा। तो बहरहाल अभी तक जब मैं ये बात कर रहा हूँ, अभी तक किसी ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। अल्लाह पाकिस्तान को इस तरह के सानहात वाक़यात से बचाए। ये सारा बाय प्रोडक्ट हैं सियासी अदम इस्तेहकाम की। और अब मैं आता हूँ सियासी अदम इस्तेहकाम की जो वजूहात हैं, और वो ज़ाहिर है इमरान खान साहब की हुकूमत जब से आई है तो उसने विच हंटिंग की है। उसने अपोजिशन की कायदीन को
निशाना बनाने की कोशिश की है मुसलसल, अपना काम छोड़कर। भाई मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, वो जिसको मैं कहता हूँ ना कि एक ही रट लगाई होती है इमरान खान साहब ने कि जी रबड़ निकालूंगा, गुलेल बनाऊंगा और चिड़िया मारूंगा। इमरान खान साहब से पूछो जी आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। वो इमरान खान साहब के जितने भी इंटरनेशनल इदारों के साथ इंटरव्यूज़ हैं मीडिया के साथ, उसमें सवाल कुछ और आता है। वो कह रहे थे कि जी ये लुट के खा गए। वो कहते जी वो तो लुट के खा गए, तुसी दसो तुसी की करना है, अंग्रेजी में पूछ रहे होते हैं वो। इमरान खान साहब फिर कहते हैं जी जरदारी भी चोर है और नवाज शरीफ भी चोर है, और फिर आलमी बरादरी जो है वो उनके पैसे वहाँ पर सेफ हेवन्स में रखती हैं वहाँ पर, तो वो पैसा हमें वापस। भाई आप अब क्या कर रहे हो, आपका मंसूबा क्या है पाकिस्तान के लिए? ये तो ठीक है ना, ये एक लंबा प्रोजेक्ट है कि जी आपने पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म करनी है। वही इमरान खान साहब, इनको नहीं छोड़ूंगा। फिर वो किसी नौजवानों से खिताब कर रहे हैं, वही बात करते हैं। वो किसानों से खिताब करते हैं, वही बात कर रहे होते हैं। और इदारों के इजलासों में, काबीना के इजलासों में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का फोकस ये होता है कि जी आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो, इनको कैसे कैंडे में लाना है, इनको कैसे जेलों में डालना है, इनको नवाज शरीफ को वापस कैसे लाना है, शहबाज शरीफ साहब वो जामिन है उनको अंदर कैसे भेजना है। ये कहानियाँ कोई हवाई नहीं है। तो जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ज़ाहिर इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं तो फिर सियासत में इस्तेहकाम आता है। तो फाइनली अपोजिशन ने तंग आकर इमरान खान के खिलाफ एक तहरीक शुरू कर रखी है। अब उस तहरीक के नतीजे में लॉन्ग मार्च का मैंने बता दिया, बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च अब कल पहुँचेगा अपना लाहौर, कल रात को। और फिर देखते हैं कि पंजाब में, यानी जो सेंट्रल पंजाब है, वहाँ उनकी पजीराई क्या होती है। लेकिन जो तहरीक अदम एतमाद का मामला है, जो दूसरी खबर है मेरी, वो कि तहरीक अदम एतमाद का मामला अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा सारा कुछ तय हो चुका है, अब हतमी इक़दाम बाकी है। अब हतमी इक़दाम की राह में रुकावट बन गई है शहबाज शरीफ साहब की कमर। जब ये मैंने खबर कल देखी, और फिर मौलाना फजल रहमान साहब से मेरी डायरेक्ट बात तो नहीं हुई, लेकिन ज़ाहिर है जो उनके साथ उठने बैठने वाले लोगों से मेरी बात हुई आज सुबह तफसील के साथ कि कल क्या क्या चीज़ें हुई थी आसिफ जरदारी साहब और मौलाना साहब के दरमियान, और शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं थे। तो वो यकीन कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब की कमर दर्द है। शहबाज शरीफ साहब अलील हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, उनके वाकई उनके इशूज़ हैं, बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। लेकिन एक माजी भी है शहबाज शरीफ साहब का। मुझे परवेज़ इलाही साहब की एक बात बहुत अच्छे से याद आती है। वो ये कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब जब पीपल्स पार्टी का ज़माना था, मेरा ख्याल है वट्टू साहब थे वज़ीर आला, और उसके बाद नकई, तो उस दौर में अपोजिशन लीडरी पंजाब में नून लीग के पास थी, मुस्लिम लीग थी उस वक्त ना, तो नून लीग ही थी, तो या हाँ मुस्लिम लीग की, उसमें मुतहद थे परवेज़ इलाही साहब, शुजात हुसैन साहब, नवाज शरीफ साहब की क़यादत में सारे एक थे। तो उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर थे और उनको कमर दर्द निकल आई थी और ये बाहर चले गए थे जेल से निकलने के बाद, और फिर पीछे भुगता पीपल्स पार्टी के एहतसाब को और इंतकाम को हमने। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने, उस वक्त पीपल्स पार्टी भी इसी तरह करती थी, नून लीग भी इसी तरह करती थी, तो उस वक्त ये जेलों में भी रहे सारे। तो पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 की पीपल्स पार्टी, बदली हुई पीपल्स पार्टी, उन्होंने किसी को जेल में नहीं डाला, लेकिन उससे पहले फिर हिसाब किताब बराबर होते थे। नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब भी गिरफ्तार हुए पीपल्स पार्टी के ज़माने में। तो बहरहाल, तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो जब कमर दर्द की उनकी बात आती है तो मुझे परवेज़ इलाही साहब का फ़िक्रा याद आ जाता है कि जी वो कमर दर्द उनकी किसी भी टाइम पे निकल आती है। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, मुझे बिल्कुल शक नहीं है, बीमार आदमी है, इलाज करवाते हैं, लंदन नहीं गए इमरान खान साहब के इंतकाम की वजह से, वो हर 6 माह के बाद लंदन जाकर अपना इलाज करवा आते हैं। जिस तरह जहांगीर तरीन साहब गए हुए हैं आजकल, जहांगीर तरीन साहब की भी मेल मुलाकातों के चर्चे हैं, उस पर मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊँगा। जहांगीर तरीन साहब की मेल मुलाकातें, और एक है इमरान खान साहब के एक इत्तेहादी जो अपोजिशन के साथ बिल्कुल गोडा गोडे में मिला के बैठ गए हुए हैं, बिल्कुल, उन पर मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा कि वो क्या होने जा रहा है। इमरान खान सरकार के बाद अगला जो बड़ा टारगेट है वो कौन सी सरकार होगी पाकिस्तान में, वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन मैं बात कर रहा था शहबाज शरीफ साहब की, तो वो मौलाना साहब को तो ज़्यादा इतना शक नहीं था, लेकिन हालात इस तरह के हैं कि 2-3 दिन नहीं इंतज़ार किया जा सकता। ज़ाहिर अपोजिशन जो जिस तरह ये मुलाकात थी, मैंने पूछा था कि जो मुलाकात जो कल हुई है जरदारी साहब की और मौलाना साहब की, ये मुलाकात पहले ज़ाहिर आप लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइप किया होगा कि जी मुलाकात होनी है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब करना चाह रहे थे खुद। हमारा तो सारा होमवर्क मुकम्मल था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बैठे, क्योंकि मैंने अपनी पार्टी को भी ब्रीफ करना है, तो ज़रा बैठते हैं, सारे मामला डिस्कस कर लेते हैं, और कब तहरीक अदम एतमाद लानी है, किस तरह है, सारे नोट्स शेयर कर लेते हैं, फिर मैंने अपनी पार्टी को भी एतमाद में लेना है, और फिर डेट हम फाइनल करके गो हेड दे देंगे। तो लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने एन टाइम पे कहा
कि उनकी तबीयत ख़राब है। परसों मेरा ख्याल है मैंने अपने व्लॉग में बताया था कि तीनों बड़े जो आपस में राब्ते में और बैठने की तैयारी कर रहे हैं, यानी नवाज शरीफ साहब तो बाहर बैठे, तो जरदारी साहब, मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब। तो शहबाज शरीफ साहब की फरमाइश पर मुलाकात होनी थी, नहीं हो सकी। अलील हैं शहबाज शरीफ साहब। फिर मैंने पूछा कब होगी, तो कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि उनको उम्मीद है कि 1-2 रोज़ में उनकी तबीयत संभल जाएगी और पीर तक वो इस्लामाबाद चले जाएंगे और पीर को फिर मुलाकात होगी। और उस दौरान बीच में जो कल शहबाज शरीफ साहब को बताया गया, आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ने उनके साथ जो अपने नोट्स शेयर किए कि जी कितने कितने लोग हैं, क्या क्या है, वो जितना एक फ़ोन पर हो सकता है सेफली वो उनके साथ शेयर किए। तो शहबाज शरीफ साहब इसी दौरान आज या कल में, मुमकिन है आज ही, उनकी अपनी पार्टी के साथ मुशावरत हो जाए। नवाज शरीफ साहब के साथ मुशावरत करेंगे, पार्टी के दीगर लोगों के साथ मुशावरत करेंगे, ताकि पूरी मुस्लिम लीग नून जो है वो एक सिमत में आगे बढ़े। क्योंकि मुस्लिम लीग नून में सबसे ज़्यादा तजादात पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर तहरीक अदम एतमाद और इस तरह के मामलात में। तो मुस्लिम लीग नून तजादात का शिकार है, जिसका वो खुद भी इज़हार कर चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब कर चुके हुए, मरीम नवाज साहबा कर चुकी हैं कि उनके अंदर एक राय नहीं थी, अब वो यकसू है। तो वो जो भी प्लानिंग है अपोजिशन की, वो प्लानिंग शहबाज शरीफ साहब अपनी जमात को बताएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कल जो चीज़ें शेयर हुई मौलाना साहब की और जरदारी साहब की, उसमें कितने अरकान हैं वो सारा, वो जो मैंने गुजारिश की थी कि 82 से 86 तक का फिगर चल रहा है। पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब समझते हैं कि 82 अरकान है, अपना नून लीग वाले कहते हैं कि नहीं, यानी 186, 172 की जगह उनको हिमायत हासिल है 182 की। ये मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी का ख्याल है, और मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि 186 हो जाएंगे। और शाहिद खान अब्बासी तो ऑन रिकॉर्ड आ चुके हुए कि तहरीक अदम एतमाद के लिए जो दरकार दस्तखत होते हैं वो भी हासिल कर लिए गए हैं, यानी वो तैयार है, किसी भी टाइम जमा हो जाएगी। तो तहरीक अदम एतमाद जमा होगी, तो जमा होने के बाद पहला बड़ा कदम जो है, कल की जो मुलाकात है उसमें जो पहला बड़ा कदम सोचा गया, जिस पर मुशावरत हुई है, जिसको अभी हतमी शक्ल देना बाकी है, वो ये है कि फिर शो कर देंगे हम कि हमारे साथ कौन चल रहा है, यानी पीटीआई के अंदर से कितने अरकान हमारे साथ हैं। और उसके पीछे लॉजिक ये बनाई गई है, ये समझा जा रहा है, पॉलिटिकल गेम होती है ना, उसके पीछे ये कहा गया है कि जो मुशावरत में जो दलील दी गई है कि ये ज़रूरी क्यों है, वो ये है कि अगर हम अरकान शो कर देते हैं इमरान खान के जमात पीटीआई से, तो फिर वो जो हमें बार बार नखरे उठाने पड़ रहे हैं इत्तेहादियों के, ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही साहब के, मुस्लिम लीग कायदे आज़म के, वो हमें नहीं उठाने पड़ेंगे। जब हम शो कर देंगे कि जी हमारे पास ये अरकान है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। दरकार तादाद जो है वो इनको चाहिए 11, 163 तो अपोजिशन है ना, 162 अपोजिशन के हैं। एक बंदा है जो पीपल्स पार्टी का हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, या पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी की हिमायत करते हैं, वो हम आज़ाद तो खुद हुए आए थे, आज़ाद MNA अली नवाज शाह साहब जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के टिकट पर इंतखाबात लड़ेंगे, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को उन्होंने सपोर्ट करने, इस वादे पर उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया था कौमी असम्बली में। तो अली नवाज शाह साहब जो है वो हो गया, तो ये हो गया 163। तो 163, इसका मतलब है कि अपोजिशन को चाहिए हुकूमत को गिराने के लिए 9 अरकान। तो कल की मुलाकात में ये डिस्कस हुआ कि यार क्यों ना हम 10 अरकान जो हमारे पास पीटीआई के आ रहे हैं, आ तो ज़्यादा रहे हैं, जितने आ रहे हैं 19 हैं 25 हैं, जितने भी आ रहे हैं उनमें से हम 10 शो कर लें कि जो हमारी तादाद है, हम 163 हम में, और ये लें आप, हमारी तहरीक अदम एतमाद हो गई। और उसके बाद फिर इत्तेहादियों के पास, इमरान खान के पास रहने का कोई चारा नहीं रहेगा, कोई जवाज़ नहीं रहेगा। अब इस पर मुशावरत होनी है, इस पर शहबाज शरीफ अपनी पार्टी में मुशावरत करेंगे, इस पर जो है वो क्या कहते हैं मौलाना साहब भी मुशावरत करेंगे, आसिफ जरदारी और अपना मौलाना साहब। इसके बाकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो 9 रुकनी कमेटी है, उस कमेटी के साथ भी इस मामले पर मुशावरत कर रहे हैं कि अगर ऐसा किया जाए तो उसमें कानूनी तौर पर तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब तक तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई, जमा होने के बाद नंबर शो कर दिया, और फिर जब शो ऑफ हैंड के ज़रिए वोट हो गया, तो उससे पहले तो उनकी नाअहली नहीं आएगी, या आ जाएगी। अगर आ जाएगी तो फिर कोई और रास्ता अख्तियार किया जाए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नाअहली पहले नहीं हो सकती जब तक वो वोट नहीं करते। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी ये है कि अब तहरीक अदम एतमाद जो है इससे मुंसलिक ही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च जब मुल्तान से निकला है, तो ख़बर आई कि जी बिलावल भुट्टो ने, आसिफ जरदारी साहब ने उनको सारा ब्रीफ़ किया कि जी बेटा मामला सारे तय हो गए, तो अब ऐसा करो कि अब आ जाओ, आप अकेले आ जाओ इस्लामाबाद, MNAs पहले मुझे भेज दो, काम वाले MNAs जो जोड़ तोड़ करते हैं। और वो कौन है? खुर्शीद शाह साहब हैं, उनको भेज दें, और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, उनको भी भेज दें। तो
पीपल्स पार्टी ने अपनी जो लीडरशिप है, जो जोड़ तोड़ करती है, जो राब्ते करती है, और सबसे ज़्यादा मुतहरिक राब्तों में खुर्शीद शाह साहब हैं, पीटीआई के अंदर भी उनके राब्ते हैं, तो उनको बुलवा लिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, जिन्होंने लोग तोड़े थे सेनेट के इंतखाबात में, MNAs, और वो पता मैंने पिछले दिनों बिलावल भुट्टो से मेरी बात हुई थी, गपशप हुई थी एक मुलाकात में, तो उन्होंने कहा था कि जी ये कौन है अरकान, ये मुझे पता है और गिलानी साहब को पता है, हम दो लोगों को पता है, जरदारी साहब को पता है कि कौन से अरकान ने हमें पीटीआई से वोट दिया। तो गिलानी साहब की इस्लामाबाद में मौजूदगी, गिलानी साहब के सेनेट के इंतखाबात में जिन्होंने वोट दिया था हफीज़ शेख को हराने के लिए, तो गिलानी साहब को पता है वो कौन से हैं। तो गिलानी साहब का इस्लामाबाद में होना ज़रूरी है। उन्होंने लॉन्ग मार्च कल जो मुल्तान में बड़ा सा मजमा लगा दिया था, तो वो तो हैरान कुन था, इतना बड़ा अपना इज्तिमा जुनूबी पंजाब का कि हर शहर में। तो उसके बाद गिलानी साहब की लॉन्ग मार्च के हवाले से जिम्मेदारी हो गई पूरी, तो गिलानी साहब जो पहुंचेंगे इस्लामाबाद। तो अब ये सारी अपोजिशन की जो है वो स्ट्रेटजी है। और चौधरी बरादरान के मुतल्लिक मीडिया पे तरह तरह की खबरें आ रही थी, सोर्सेज मिसगाइड करते हैं, क्या होता है कि हालात चेंज हो जाती हैं। मैं रिपोर्टर रहा हूँ, मुझे खबर मिलती है, खबर दे देता हूँ, उसके बाद हालात चेंज हो जाते हैं, फैसला चेंज हो जाता है। फ़र्ज़ कर लें कि जी आज इमरान खान साहब लाहौर आ रहे हैं, अभी उन्होंने अनाउंसमेंट बाज़ाब्ता नहीं की, उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि जी मैं लाहौर आ रहा हूँ, मैंने खबर दे दी, और फिर इमरान खान साहब की सिचुएशन चेंज हो गई, उन्होंने अनाउंसमेंट से पहले ही प्रोग्राम चेंज कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी खबर गलत हुई। तो बिल्कुल इसी तरह मीडिया पर तरह तरह की हमारे रिपोर्टर दोस्त खबरें दे रहे थे कि चौधरी बरादरान जो हैं वो उनके साथ अपोजिशन दोबारा राब्ते करेगी, ये करेगी, वो करेगी। मैं आपको मोनिस इलाही साहब की स्टेटमेंट और फिर आखिरी जो मुलाकात आसिफ जरदारी साहब की चौधरी बरादरान के यहाँ हुई थी, उसके बाद मैं आपको एक बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि चौधरी बरादरान को अब अपोजिशन ने माइनस कर लिया है मरकज़ के हवाले से। पंजाब में जब बारी आएगी तहरीक अदम एतमाद की तो फिर देखा जाएगा। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया, जब बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट के मुतालिक उनसे सवाल हुआ था कि बिलावल ने कहा है कि जी चौधरी बरादरान मुस्लिम लीग कायदे आज़म मुफ्त में वोट क्यों देगी, हम उन्हें कुछ देंगे तो वोट देगी, और हम जब शहबाज शरीफ को वोट दे रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून को भी कुर्बानी देनी चाहिए। उसूली तौर पर तो बात ठीक है, लेकिन मौलाना साहब का जवाब सुनिए। मौलाना साहब कहते हैं कि जी बिलावल सफ़र में हैं, उनको नहीं पता इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, या चौधरी बरादरान ने शहबाज शरीफ ने उनको दावत पर बुलाया था और उन्होंने आने से इनकार कर दिया। तो जब उन्होंने इनकार कर दिया तो इसका मतलब है कि वो हमारे साथ नहीं चलना चाहते, या वो अपना भाव बढ़ाना चाहते हैं, अपना वज़न बढ़ाना चाहते, तो हम उनका वज़न नहीं बर्दाश्त कर सकते। लिहाजा हम तो खेलेंगे अपनी तादाद पर जो हमें पीटीआई के अंदर से तोड़ी है और जो हमारे पास है, और बाकी इत्तेहादी वो भी राब्ते में, मौलाना साहब ने ये भी कहा है। और बाकी इत्तेहादी क्यों राब्ते में, वो बड़ी दिलचस्प कहानी है, वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा कि बाकी कौन कौन से इत्तेहादी राब्ते में। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट वाले भी हैं राब्ते में, वो एक बार नहीं कई बार मुलाकातें और राब्ते कर चुके हुए, तो वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा। लेकिन असल जो दिलचस्प सूरत हाल है वो ये है कि जो असल कहानी पर अब मैं आता हूँ, और वो है जो ऐलान हुआ है हमारे बड़े इदारे की तरफ से, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से। अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है, उन्होंने बात की है तर्जुमान फ़ौज के और DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब से, और बात उन्होंने वही की है कि जी वो जो पेशावर के फ़ोन कॉल्स पे उन्होंने पूछा है उनसे, तो DG ISPR साहब ने कहा कि जी ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को फ़ोन नहीं कर रहा, बेबुनियाद ख़बरें हैं, और मैं इस तरह की अफवाहें ना फैलाई जाए। मैं पहले भी कह चुका हूँ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस तरह की बातें ना करें। अब ये बात आई थी, मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी कि हमारे अरकान को पेशावर में तैनात, हालिया दिनों में तैनात हुई शख्सियत फ़ोन करवा रही है। उनका इशारा ज़ाहिर है, सबको पता है किसकी तरफ था, अगर वो नाम नहीं ले रही तो मैं भी नहीं ले रहा, समझदार आप भी समझ जाएं। तो फ़ोन करके तहरीक अदम एतमाद का साथ ना देने पर दबाव डाल रही है, तहरीक एतमाद नाकाम करवाने की कोशिश कर रही है वो शख्सियत। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम, अगर ये सिलसिला ना रुका तो फिर हम सारे सबूत सामने लेकर आ जाएंगे। कल मैंने अपने व्लॉग में आपसे गुजारिश की थी जिसका टाइटल था पेशावर से आने वाली फ़ोन कॉल्स का ड्रॉप सीन, उसका थंबनेल था। उसमें मैंने गुजारिश की थी कि एक सियासी शख्सियत ने को बताया गया है इदारे की तरफ से, इदारे की एक अहम शख्सियत की तरफ से, कि जी वो फ़ोन कॉल्स जो आ रहे थे वो अब नहीं आएंगे, और उन्होंने एक मैसेज किया था मौलाना फजलुर रहमान उस सियासी लीडरशिप को। मैंने नाम नहीं लिया था क्योंकि मेरे साथ बात जो हुई थी वो इस एतमाद के साथ हुई थी कि भाई मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने अपनी स्टोरी में नाम दे दिया है, तो मैं भी बता देता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब का रब्ता हुआ उधर, और उन्होंने बताया कि जी नहीं, हम ये कोई गलत फहमी हुई है, या जो भी कर रहा है बंदा वो अपनी ज़ाती हैसियत में कर रहा है, इदारे की पॉलिसी नहीं है।
इदारे की पॉलिसी वही है कि जी हमने न्यूट्रल रहना है, हमने इस सारे सियासी मामले में किसी का साथ नहीं देना। अब आइनी तौर पर तो बहुत अच्छा फैसला है इदारे का न्यूट्रल होना, हम भी चाहते हैं, हर बंदा चाहता है जो आइन और कानून में यकीन रखता है वो यही चाहता है कि इदारा न्यूट्रल हो। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि अगर इदारा न्यूट्रल होता है तो फिर इमरान खान साहब गिर जाते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को बजट पास करवाने के लिए मदद दरकार रही, इलेक्शन के लिए मदद दरकार रही, पार्टियों से, मुख्तलिफ पार्टियों से लोगों को तोड़ तोड़ कर लाने में मदद दरकार है। अब ये कोई मतलब ओपन सीक्रेट है, सबको पता है। तो अब अगर इदारे की पॉलिसी चेंज हो गई है या वाकई मतलब इदारा ज़ाहिर वो कह रहे हैं तो न्यूट्रल है, और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं, जो दोस्तों से उनकी मुलाकात हुई थी, जिस मुलाकात का हवाला दे के मैंने कल व्लॉग किया था, तो मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि जी बिल्कुल अब हमें कोई शिकायत नहीं है, अब वो इदारा वाकई न्यूट्रल है। तो जब इदारा न्यूट्रल हो जाता है तो उसका लामौला नुकसान किसको होगा? जिसको सपोर्ट हासिल थी, वो कौन? इमरान खान। अब असल मसला जो ये है, अब जो कहानी जहाँ आकर रुकी है वो कमर दर्द पर रुक गई है। अगर कल शहबाज शरीफ साहब की कमर दर्द का इशू ना होता, जो कि जेन्युइन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं किसी की बीमारी और उस पर शक करने में यकीन ही नहीं रखता, ज़ाहिर है एक इशू आ गया ना, तो वो जहांगीर तरीन साहब बीमार होकर चले गए तो कहा गया इमरान खान साहब बहुत खुशकिस्मत हैं कि तरीन साहब बाहर चले गए, अब तरीन साहब वापस आ रहे हैं, उनकी मुलाकात हुई कहानी मैं अगले व्लॉग में बताता हूँ कि क्या क्या है। लेकिन बहरहाल तो अब कहानी रुकी है शहबाज शरीफ साहब की कमर दर्द की वजह से, और बाकी इशूज़ भी हैं छोटे छोटे जो मतलब ऐसे हैं जिनको रिजॉल्व होना, मतलब तारीख़ है कि जी बिलावल के लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में पहुंचने से पहले तहरीक एतमाद जमा हो या बाद में हो, इस पर मैं आपको बता चुका हूं कि रिजॉल्व हो चुका हुआ है। आपने 8 तारीख को जमा करनी है, 7 को करनी है, 10 को करनी है। उस इमरान खान की हुकूमत जाएगी बिलावल के लॉन्ग मार्च के बाद। तो इसमें 15 की डेडलाइन पहले बहुत अर्सा पहले तय की जा चुकी थी कि यार 15 से में आगे नहीं जाना चाहिए। बिलावल का लॉन्ग मार्च ख़त्म हो जाता है तो भी हमें 15 से आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पीडीएम के लॉन्ग मार्च की तैयारी कोई नहीं। अगर कोई ये समझे कि पीडीएम वाले ये चाह रहे होंगे, नून लीग वाले, कि हमारा जब लॉन्ग मार्च 23 मार्च का शुरू हो और उसके बाद तहरीक एतमाद हो और हम आकर हुकूमत को गिराएं और सारा वो क्रेडिट ले लें, तो वो बात कहानी ख़त्म है, उनकी तैयारी कोई नहीं है। तो असल चीज़ अब आके रुकी है कुछ छोटे मोटे कानूनी इशूज़ और शहबाज शरीफ साहब की कमर दर्द, जो ज़ाहिर है एक आध दिन में रिजॉल्व हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।